हाँ भाई बच्चा लोग, रेस्पिरेशन इवन सेलुलर रेस्पिरेशन में हम आज बात कर रहे हैं ईटीएस की। और ईटीएस में हमें पहले माइटोकॉन्ड्रिया की बात करनी पड़ेगी। माइटोकॉन्ड्रिया में हम जनरली बनाते हैं कि दो मेम्ब्रेन होती है। बाहर वाली को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और अंदर वाली को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना। बाहर वाली आउटर और इनर। अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो बहुत स्पेसिफिक है, आप यहां देख सकते हैं। इट इज वेरी स्पेसिफिक, वेरी रेगुलेटरी, और इस पर स्पेसिफिक एंजाइम्स लगे होते हैं। ये बीच वाला हिस्सा तो हो गया मैट्रिक्स का, ये वाला जो हिस्सा है ना बेटा, ये तो हो गया मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, बीच वाला भाग, है ना। ये बाहर वाली मेम्ब्रेन हो गई और ये ब्लैक वाली जो है वो अंदर वाली मेम्ब्रेन हो गई, और ये बीच वाला स्पेस हो गया इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस। माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों झिल्लियों के मध्य में क्या पाया जाता है? स्पेस पाया जाता है, खाली जगह पाई जाती है जहां पर हाइड्रोजन आयंस को भरते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हो गया, जहां पर हमने पढ़ा था साइट्रिक एसिड साइकिल। अब ये जो अंदर वाली झिल्ली है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर स्पेसिफिक एंजाइम्स लगे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम बनाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के दौरान जो NADH और FADH बने थे, इनका यूटिलाइजेशन ETS के अंदर होगा। और ध्यान रखना, ऑक्सीजन इज फाइनल एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन आयन। लास्ट में अंतिम रूप से ऑक्सीजन उन हाइड्रोजन आयन को कैच करेगा, पकड़ेगा और क्या बनाएगा? पानी का निर्माण कर देगा। इस पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलता है, हाइड्रोजन को पंप किया जाता है और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को यहां पर अत्यधिक बढ़ा दिया जाता है। यहाँ H+ आयन बहुत भयंकर रूप से बढ़ा देते हैं। और फिर अकॉर्डिंग टू कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी, ये H आयन जब अपने अधिक कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यहां अधिक से कम की तरफ जाएंगे, हाई टू लो, तो एक एंजाइम है जिसका नाम है ATP सिंथेज, F0 F1 लिखा होगा, जिसको कॉम्प्लेक्स 5th भी कह देते हैं। ये जब इसके थ्रू जाते हैं तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल देते हैं, ATP का निर्माण करते हैं। इसको समझने के लिए हमें मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर समझनी पड़ेगी। हमने सेल मेम्ब्रेन वाले चैप्टर में पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड की बाइलेयर से बना होता है। लिपिड की दो झिल्लियों से मिलकर बना होता है, कुछ इस तरह से लंबा चलेगा, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली झिल्ली हो गई, और ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर वाली झिल्ली भी ऐसे ही बनी होगी लिपिड की बाइलेयर से। बीच बीच में इनमें अलग अलग प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेज लगे रहते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली, ये माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली झिल्ली। अब इस अंदर वाली झिल्ली में विशेष प्रकार के कुछ प्रोटीन लगे होते हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस लगे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन को लेना या त्यागना, एक्सेप्ट करना या फिर रिलीज कर देना, तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन होती है, उसके लिए हमें कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसकी जो वैलेंसी है या तो +2 हो या +1 हो गई। मान लो फेरस हो गया, कॉपर हो गया, और यहाँ सल्फर भी पाया जाता है। फेरस सल्फर क्लस्टर्स पाए जाते हैं, कॉपर पाए जाते हैं कईयों के अंदर। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि इन H आयनों को मूव ऑन करवाते हैं। देखो ये हमारे NCERT में डायग्राम दे रखा है। NCERT के डायग्राम के अकॉर्डिंग ये वाला भाग तो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वाला भाग,
ये इनर मेम्ब्रेन है और ये स्पेस है, और इधर बाहर क्या होगा, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगी। तो बाहरी माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली, अंदर वाली झिल्ली और बीच में स्पेस, यहां पर कौन सी कॉम्प्लेक्स लगे हैं, मैं इसको कुछ इस तरीके से बना देता हूं। यहां पर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, यहां पर कॉम्प्लेक्स मैं एक बार थर्ड बना रहा हूं और कॉम्प्लेक्स फोर्थ बना रहा हूं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स यानी प्रोटीन से बनी संरचनाएं हैं, इनकी क्या विशेषता है बेटा, ये जो प्रोटीन से बनी संरचनाएं हैं, सबसे पहले NADH2 अपने हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है, और ये वाला H आयनों को पंप करेगा, यहां पर H प्लस आयनों को पंप करता रहेगा। तो दो फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन H आयन को ले लिया, H आयनों को पंप करेगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड भी यही काम करेगा, कॉम्प्लेक्स फोर्थ भी यही काम करेगा। क्या करता है, H प्लस आयनों को इस मैट्रिक्स से इस स्पेस के अंदर पंप करता है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी चलता है। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स फोर्थ, और इनके बीच में होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर। इस डायग्राम में देखो क्या बना है, NADH को NAD में कन्वर्ट करा, एंजाइम का नाम लिखा NADH डिहाइड्रोजिनेज या कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। यहाँ फ्लेवोप्रोटीन FMN को दिखाया गया है, 2 इलेक्ट्रॉन लिए इसने, फेरस सल्फर क्लस्टर को दिखाया गया FES। कुल मिला के इसने देखो एक रो तो बना दी सीधी, H आयनों को पंप कर दिया, इट इज वर्किंग एज अ प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन को पंप करता है, साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन लेता है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स थर्ड को इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, बीच में जो कैरियर है वो है यूबिक्विनोल। बच्चा लोग इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यूबिक्विनोल इज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर व्हिच इज प्रेजेंट within the inner mitochondrial membrane, within the inner mitochondrial membrane, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के अंदर ही स्थित होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है और कॉम्प्लेक्स थर्ड को इलेक्ट्रॉन दे देता है। इस तरह से कॉम्प्लेक्स थर्ड को कहते हैं साइटोक्रोम B7 कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम क्या है, साइटोक्रोम B7 कॉम्प्लेक्स। तो पहले साइटोक्रोम B के पास जाएगा, फिर साइटोक्रोम C1 के पास जाएगा, फिर यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर है जिसका नाम है साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C is a kind of protein which carry electron from complex third to complex fourth। तो दो चीजें हैं, यूबिक्विनोल भी एक प्रोटॉन कैरियर है और साइटोक्रोम C भी एक प्रोटॉन कैरियर है, पर दोनों में डिफरेंस है। साइटोक्रोम C एक प्रोटीन है जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बाहरी तरफ, आउटर मेम्ब्रेन की साइड में स्थित होता है और इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, जबकि यूबिक्विनोल कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और थर्ड के बीच में जो मेम्ब्रेन है इसके विद इन द मेम्ब्रेन स्थित होता है और इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, ठीक है। अब साइटोक्रोम C से कहा जाएगा, आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स फोर्थ। कॉम्प्लेक्स फोर्थ का नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, कॉम्प्लेक्स फोर्थ या फिर साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। इसमें साइटोक्रोम A दे रखा है, साइटोक्रोम A3 दे रखा है और कॉपर आयन दे रखे हैं। मैंने आपको बताया कि इनके अंदर फेरस और कॉपर आयन होते हैं क्योंकि इनकी क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन लेने की और त्यागने की। तो कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं इसको, साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी बोल देते हैं इसको, है ना। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन गए कहां पर, यूबिक्विनोल, यूबिक्विनोल से कॉम्प्लेक्स थर्ड से साइटोक्रोम C से कॉम्प्लेक्स फोर्थ, और कॉम्प्लेक्स फोर्थ आने के बाद में यहां पर ऑक्सीजन आएगी, यहां पर कौन है O2, और ये बनाएगी 2s2, पानी बना देगी। द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर ऑक्सीजन। वाइटल फंक्शन है इसका ऑक्सीजन का, ये यहां पर इसको कर लेगी कैप्चर। तो यहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन चल रही है, हम इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन कह देते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहां पर एटीपी का निर्माण हो रहा है, एटीपी का निर्माण हो रहा है नहीं कि फॉस्फेट जुड़ रहा है, इसलिए इस घटना को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन कहते हैं। जब क्लोरोप्लास्ट में पढ़ेंगे तो वहां फोटो फॉस्फोरिलेशन हो जाएगा, लाइट की प्रेजेंस में फॉस्फोरेशन होता है इसलिए कहते हैं फोटो फॉस्फोरेशन। यहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ एटीपी का निर्माण होता है।
अब मैं बीच में कॉम्प्लेक्स सेकंड को खा गया, कॉम्प्लेक्स सेकंड का गया, देखिए कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के बाद थर्ड बताया, सेकंड यहां बताया। हमने पढ़ा है कि NaDH2 से 3 एटीपी बनते हैं और FeDH2 से 2। क्यों? क्योंकि NaDH कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को अपने इलेक्ट्रॉन देता है और कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एक प्रोटॉन पंप है, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ तीनों ही प्रोटॉन पंप है। तो ये इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं कि 3 एटीपी काउंट के इक्वल हो जाता है। जबकि जो सक्सिनेट वाला है यानी FAD है, FADH2 है, ये यहां पर कॉम्प्लेक्स सेकंड को अपने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों देगा। तो कॉम्प्लेक्स सेकंड का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स सेकंड से कहां जा रहे हैं? यूबिक्विनोल यूबिक्विनोल से होते हुए वापस कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ की ओर। कॉम्प्लेक्स थर्ड सॉरी जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है, कॉम्प्लेक्स सेकंड भी अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? यूबिक्विनोल को। यूबिक्विनोल से कहा जाएगा? कॉम्प्लेक्स थर्ड में। कॉम्प्लेक्स थर्ड से कहा जाएगा? साइटोक्रोम सी में। साइटोक्रोम सी से वापस साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स में फिर ऑक्सीजन लेके इससे पानी बना देगा। तो यहां पर केवल कॉम्प्लेक्स थर्ड और फोर्थ दो ही प्रोटॉन पंप है, तो 2 एटीपी काउंट करते हैं। FADH2 से 2 एटीपी काउंट करने का कारण है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स सेकंड को देता है जो कि प्रोटॉन पंप नहीं है। और यहां से इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोल यूबिक्विनोल से होते हुए कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड फोर्थ में जाते हैं। थर्ड और फोर्थ प्रोटॉन पंप है, तो इनसे जो एनर्जी रिलीज होगी वो 2 एटीपी के इक्वल मानेंगे। अब अपन बात करते हैं कि जब ये सीरीज चलती है तो होता क्या है? मैट्रिक्स में भरे हुए बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जो H आयंस हैं इनको भेज दिया जाता है अत्यधिक मात्रा में। कहां पर? आउटर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस में। तो यहां पर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन अत्यधिक हो जाती है। अब ये हाइड्रोजन आयन जो है, अब ये जो हाइड्रोजन आयन है ये एक स्पेसिफिक पंप के द्वारा वापस भेजे जाएंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इसका नाम है एटीपी सिंथेज। ये वाला हो गया F0 F1 पार्टिकल, ऑक्सीसोम भी बोल देते हैं। जब हाइड्रोजन आयन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे और इस रिलीज एनर्जी का उपयोग एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने के काम आएगा। तो इस तरह से यहां पर एटीपी का निर्माण होता है। तो एटीपी के निर्माण के लिए हमें यहां पर HN की कंसंट्रेशन बहुत अधिक चाहिए। और HN की कंसंट्रेशन कैसे बनती है? आपने कैसा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ प्रोटॉन पंप है जो प्रोटॉन को पंप कर रहे हैं, इसलिए यहां पर प्रोटॉन है। तो ये दोनों आपस में कैसी रिएक्शन है? कपल्ड रिएक्शन है, साथ साथ चलती है। अगर ये यहां हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ना हो तो एटीपी का निर्माण नहीं होगा। एक वर्ड आता है अनकपलर। और अगर मान लो मैंने यहां पर कुछ ऐसा एक केमिकल डाल दिया जो H आयनों को मूव ऑन करा के यहां भेज दे, तो क्या होगा? HN की कंसंट्रेशन यहां पर बनेगी नहीं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो चल रहा है, H2O भी बन रहा है, लेकिन एटीपी का निर्माण नहीं होगा। छोटे बच्चों में ब्राउन फैट पाई जाती है, येलो फैट पाई जाती है, उनमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं थर्मोजेनिन बोलते हैं उसको, और वो एक प्रकार का अनकपलर है। वो क्या करता है? H आयनों को इधर भेज देता है। तो एटीपी का निर्माण तो नहीं होने देता, लेकिन क्या होता है? उससे हीट प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है कंटिन्यूअसली, हीट प्रोड्यूस होगी तो बॉडी को गर्म बनाए रखने का काम करता है अनकपलर। हमें ये पूछा जाता है कि कपल्ड रिएक्शन, तो कपल्ड रिएक्शन का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो और एटीपी का निर्माण ये दोनों साथ साथ चलता है, एक दूसरे को प्रभावित करती है, इसलिए हम इसको कपल्ड रिएक्शन कहते हैं। ठीक है।